बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं तुम्हें ये मकान किराए पर लेने से हरगिज़ न रोकता अगर तुम कुछ दिन और सब्र कर जाते। मालिक मकान बार बार यही बात दोहराया जा रहा था। देखें बशर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास इस वक्त रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आप मेहरबानी फरमाकर ये मकान मुझे किराए पर दे दें। यह आपका एहसान होगा मुझ पर। और रही बात किराए की, तो मैं आपको 2 महीने का एडवांस दे दूंगा, बस आप राजी हो जाएं। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। देखो बरखुरदार, बात किराए की नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं इस मकान में। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी बात बराह रास्त मुझ पर आएगी कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि 8-10 दिन सब्र कर लो, फिर बेशक रह लेना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ऐसी क्या बात है इस मकान में कि आप मुझे रोकने पर बजीद हैं? मेरी मजबूरी आपके सामने है, मैं भला कहाँ जाऊँ और क्या हर्ज है अगर 8-10 दिन पहले यानी आज से ही ये मकान ले लो। अगर 8-10 दिन बाद मुझे इस मकान में आना है तो आज क्यों नहीं? मैंने कहा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक ही बात की रट लगा रखी है कि मुझे आज ही मकान चाहिए। देखो बरखुरदार, आज जुलाई की 8 तारीख है। तुम 20 दिन बाद आओ तो ठीक है, मकान में आज ही तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर इससे पहले यानी आज से ही अगर तुम इसमें रिहाइश इख्तियार करते हो तो नुकसान तुम्हारे ज़िम्मे है, और ये बात मोहल्ले के चंद अफराद के सामने तुम्हें कहना होगी, वरना बाद में तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। मैंने मालिक मकान की शर्त मान ली। मोहल्ले के चंद अफराद के सामने कह दिया कि ये मकान मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी। मालिक मकान हर किस्म की फिक्र से आज़ाद है, इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं होगी। तब मुझे मालिक मकान ने इस मकान में रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दे दी। मैं अपने मुख्तसर से सामान के साथ शिफ्ट हो गया। काफ़ी अरसा बंद रहने की वजह से पूरा मकान धूल मिट्टी से अटा हुआ था। छतों पर मकड़ियों ने जाले तान लिए और दीवारों का प्लास्टर भी जगह जगह से उखड़ चुका था। यहाँ 2 कमरे और एक बरामदा था। इसके बाहर एक बावर्ची खाना, एक बाथरूम और इसके साथ छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। छत पर एक उजाड़ सा कमरा बंद था जो काठ कबाड़ से भरा हुआ था। सहन में एक नीम का दरख्त और उसके नीचे एक कुआं था। 3 घंटे तक सफाई करने के बाद मकान बिल्कुल साफ हो गया था। मैंने अपने लिए एक ही कमरा साफ किया था, दूसरा कमरा मैंने वैसे ही बंद छोड़ दिया। मैं थकन से चूर हो रहा था। गुस्ल करने के बाद मैंने कपड़े तब्दील किए और आराम करने की गर्ज से लेट गया। मेरा नाम आसिफ है और मैं एक गांव में प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। तकरीबन 2 साल पहले मेरी रिहाइश यहाँ ही थी। फिर शादी के बाद मैं साथ वाले गांव में मुंतकिल हो गया और रिहाइश इख्तियार कर ली। मेरी शादी कामयाब साबित न हुई और 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी चुपचाप सुधार गई। साथ वाले गांव से रोजाना यहाँ आना कोई आसान काम नहीं था। आम दिनों में तो जैसे तैसे मैंने ये काम कर लिया, मगर बारिश या गर्मी में मुझे बहुत तकलीफ होती। इसीलिए मैं फिर एक बार इस गांव में रिहाइश इख्तियार कर रहा था। मैं आज सुबह ही यहाँ पहुँचा था। काफ़ी तलाश बिस्यार के बाद ये मकान मिला, मगर मालिक मकान इसे किराए पर देने को राज़ी नहीं था। काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद राज़ी तो हो गया, मगर जाते जाते मुझे मोहतात रहने की तलकीन कर गया। कहा कि ये मकान आसेब ज़दा है, अगर तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नज़र आ भी जाए तो तुम इस पर तवज्जो नहीं दोगे। बज़ाहिर तो मुझे इस मकान में कोई खराबी नज़र नहीं आई। बशर साहब की इन बातों पर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ रहने का इरादा कर लिया। थोड़ी देर आराम के बाद मैं उठकर किचन में चला गया। खाना बनाने की तमाम चीज़ें मैं अपने साथ ही लाया हुआ था। पहले मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और फिर खाना खाने में मसरूफ हो गया। शाम हो चुकी थी। अंधेरा अब आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। खाना खाने के बाद मैं जल्द ही बिस्तर पर लेट गया। तमाम दिन की थकावट की वजह से
नींद की देवी जल्द ही मुझ पर मेहरबान हुई और मैं सो गया। तकरीबन आधी रात का वक्त होगा जब किसी ने मुझे झंझोड़कर उठाया। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई मगर कोई नजर नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा लेट गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि एक भारी भरकम आवाज ने मुझे बेदार कर दिया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई साथ वाले कमरे में फर्नीचर घसीट रहा हो। एक बार मैंने वही आवाज दोबारा सुनी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। इस दौरान कोई भी आवाज नहीं आई थी। मैं भी लेटने का इरादा कर ही रहा था कि मुझे लगा कोई रो रहा हो। ये आवाज बहुत मध्यम सी थी जो मेरे कानों तक बमुश्किल पहुंच रही थी। थोड़ी देर के बाद ये आवाज वाज़िया हो गई। ये किसी लड़की की आवाज थी जो हिचकियां लेकर रो रही थी। मैं डरते डरते लरसते कदमों के साथ इस कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर खूब अंधेरा था। मैंने आगे बढ़कर लाइट ऑन की थी। इस मर्तबा किसी मर्द की आवाज भी अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मर्द इस कमरे में किसी लड़की पर तशद्दुद कर रहा हो। मर्द की आवाज खासी गुसीली थी। वो उससे पूछ रहा था कि वो आज फिर यहाँ क्यों आया था, जबकि लड़की ये मानने पर तैयार ही नहीं थी कि यहाँ कोई आया था। मगर वो मर्द मुसलसल उस पर इल्जाम लगा रहा था कि उससे मिलने रोज कोई यहाँ आता है। इस मर्तबा मर्द की आवाज ज्यादा तेज थी। शायद लड़की को किसी चीज के साथ मारा भी था। लड़की के रोने की आवाज तेज हो गई थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला तो वो थोड़ी सी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और आवाजें आना बंद हो गई। मैंने कमरे की लाइट ऑन की। वो कमरा रोशनी में नहा गया। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि कमरा तो बिल्कुल खाली था। ये आवाजें फिर कहाँ से आ रही थी। मैंने कमरे को इसी तरह बंद किया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। नींद इन आंखों से कोसों दूर थी। खौफ से मेरे असाब शदीद मुतासिर हो रहे थे। काफी देर जागने के बाद न जाने कब मेरी आंख लगी और मैं दोबारा सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो आज स्कूल से छुट्टी थी, यानी संडे था। सो मैं देर तक लेटा रहा। रात वाला वाक़या मुझे किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने एक बार फिर साथ वाले कमरे का बगौर जायजा लिया। कमरे का फर्श धूल और मिट्टी से अटा हुआ था, जिससे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि इस कमरे में कोई आया या फिर गया हो। मालिक मकान से इस बारे में कोई बात करना फजूल थी। उसने पहले ही मुझे इन बातों से आगाह किया था और मैं उसकी परवाह किए बगैर इस मकान में आ घुसा था। सारा दिन जहन पर एक अजीब सा बोझ रहा। शाम को खाने के बाद मैं एक किताब के मुताले में मगन था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने एक मोहल्लेदार खड़े थे। इनका घर इसी गली में 2-4 मकान छोड़कर आगे था। जिन लोगों के सामने मैंने मालिक मकान की शर्त मानी थी उनमें ये हजरत भी शामिल थे। क्यों मियाँ, कैसे हो? कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? मेरे बाहर निकलते ही तारर साहब ने पूछा। आप सुनाए तारर साहब, मैं तो ठीक हूँ और आप लोगों के होते हुए मुझे क्या तकलीफ होगी? तुम्हारे चेहरे से तो लगता है तुम कुछ परेशान हो। तारर साहब ने मेरे चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं तारर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। मेरी बात गौर से सुनो। छोड़ दो इस मकान को। इस मकान में रहोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। कोई और मकान ढूंढ लो। तारर साहब, अब इस मकान को छोड़कर कहाँ जाऊं? मकान तो दूर की बात, यहाँ कोई एक कमरा भी किराए पर दस्तयाब नहीं है। मजबूरन यहाँ रह रहा हूँ, वरना आपकी बातें सुनकर मेरा भी दिल नहीं चाहता कि यहाँ रहूं। मैंने कहा। नहीं, मेरा मतलब था कि कोशिश जारी रखना कि कोई दूसरा मकान मिल जाए। फिलहाल तुम यहीं पर गुजारा करो और अपना ख्याल रखना। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको तकलीफ दी। भाई, दिन को तुम्हें देखा नहीं तो इसीलिए खैरियत दरियाफ्त करने चला आया। ये तो आपका बड़ापन है, वरना आज के दौर में कौन किसी का इतना ख्याल करता है। मैंने कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तारर साहब ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। तारर साहब के रुखसत होने के बाद मैं अंदर आया। मकान की वीरानी मेरे मुंतजिर थी। मैं कमरे में आया और बिस्तर पर लेटकर दोबारा किताब खोल ली। मैं किताब में इस कदर मगन था
कि वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। रात के 12 बजे मैंने किताब को सिरहाने रखा और सोने की कोशिशें करने लगा। अभी 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि कल वाली निस्वानी आवाज फिर सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। कई लोगों से सुना था कि इस मकान में जिन्नात का बसेरा है। ये ख्याल आते ही मेरा सर चकराने लगा। आवाज लम्हा बलम्हा तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था लड़की बहुत तकलीफ में है। मैं डरते डरते बिस्तर से उठा और बाहर बरामदे में आ गया। दूसरे कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर लाइट चल रही थी। हालांकि मैंने लाइट को अच्छी तरह बंद किया था। आवाज इसी कमरे से आ रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाया और कमरे के दरवाजे के सामने आन खड़ा हुआ। मुझे लग रहा था मैं जमीन पर नहीं हवा में खड़ा हूँ और एक अनजानी सी कुव्वत मुझे इस दरवाजे के सामने ला रही है। कमरे में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। कमरा अच्छी तरह साफ था, जबकि मैंने इस कमरे की सफाई नहीं की थी। सुबह तक तो ये कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। अचानक मेरी नजरें एक लड़की पर पड़ी जो इसी कमरे में दाएं जानिब दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का लिबास जेबतन किया हुआ था। उसी लम्हे मुझे लगा जैसे सारी दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है। मेरे लिए यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बात जो मुझे याद है कि मैं जमीन पर गिरा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैंने खुद को बिस्तर पर पाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। तो क्या मैं रात को ख्वाब देख रहा था? अगर वो हकीकत थी तो फिर मैं बिस्तर तक कैसे पहुंच गया? यकीनन मैंने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने ठंडे पानी से गुस्ल किया तो सर से बोझ कुछ हल्का हुआ। फिर मैं स्कूल चला गया। अगली रात मैंने तहैया कर लिया कि अब इस कमरे में नहीं आऊंगा। रात को पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। सहन में नीम का दरख्त किसी दियो के जैसा मालूम होता था। मैंने मकान की तमाम लाइटें ऑन की। दिल को कुछ ढारस हुई। फिर किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाया। तकरीबन मुझे 11:30 बज गए थे। अभी मैं खाने से फारिग हुआ ही था कि फिर वही आवाज सुनाई दी जो साथ वाले कमरे से आ रही थी। इस मर्तबा मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आवाजें मुसलसल तेज हो रही थी। तभी मैं उठकर कमरे के करीब आ गया और दरवाजा बंद करने लगा। अचानक मेरी नजर सहन में पड़ी। वो लड़की जिसे मैंने कल रात देखा था सहन में बाहर के दरवाजे की तरफ भाग रही थी। दफातन उसके पीछे एक आदमी भागा और उसे बालों से पकड़कर नीचे फर्श पर गिरा दिया। लड़की के मुंह से चीखें निकल रही थी। मैं किसी बुत की तरह खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। हिम्मत नहीं थी कि उस आदमी से पूछूं कि इस लड़की पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। वो आदमी लड़की को घसीटता हुआ साथ वाले कमरे में ले गया। लड़की के चीखने और रोने का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर तक लड़की के रोने की आवाजें आती रहीं। फिर यकदम रोना बंद हो गया तो मैं भी बिस्तर पर आकर लेट गया। खौफ से दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। रात का वो न जाने कौन सा पहर था जब किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैं यकदम घबरा कर उठ गया। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इसे यकदम अपने सामने पाकर मेरे होश उड़ गए। खौफ से मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। अचानक वही आदमी उस लड़की को घसीटता हुआ इस कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ सीधा लड़की की तरफ गया और लड़की को गर्दन से पकड़ लिया। बताओ, इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? क्यों वो इस घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है? तभी लड़की रोते हुए बोली, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं। तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हो। शक नहीं, मुझे यकीन है तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई चक्कर है। आज जब मैं जल्दी आया तो तुम दरवाजे पर क्या कर रही थी? वो लड़का भी दरवाजे के बाहर खड़ा था। लड़की रोने लगी, कहने लगी कि मैं किसी लड़के को नहीं जानती। मैंने फकीर को देखा तो तभी दरवाजे पर आ गई, मगर वो आदमी बज़िद था कि उसे बताया जाए कि इस दरवाजे पर कौन खड़ा रहता है और हर वक्त क्यों खड़ा रहता है। 100 बार मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मैं किसी को नहीं जानती। लड़की मुसलसल अपनी सफाइयाँ दे रही थी, मगर आदमी ने उसकी एक न सुनी और उसे सहन में मौजूद कुएं में धक्का दे दिया। ये देखते ही
मेरी तो चीखें निकल गई। लड़की ने बचाव के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। उसकी चीखों पुकार पर दरो दीवार हिल गए थे। फिर जब लड़की साकित हो गई तो आदमी कुएं के पास से वापस आ गया। मेरे असाब जैसे शल हो गए थे या फिर मेरा ज़मीर मर चुका था। मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था और ना ही इस मामले में पड़ना चाहता था। तभी थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी ने कोई भारी चीज मेरे सर पर दे मारी हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर एकदम मेरे कानों में किसी लड़की के कहकहों की आवाज सुनाई दी। ये लड़की जोर जोर से हंस रही थी और उसी लड़की की आवाज थी जिसे इस कुएं में फेंका गया था। मैं फर्श पर गिर गया। कुछ देर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए थे। थोड़ी देर बाद आंखों की रोशनी लौट आई। मेरे सारे कपड़े खून से सुर्ख थे। कहकहों की आवाज बदस्तूर आ रही थी। मैं जमीन से उठा, दीवानावार बाहर की तरफ भागने लगा। बौखलाहट में कोई चीज मेरे पांव से टकरा गई थी। मैं दोबारा गिर गया। मैंने उस चीज पर नजर डाली तो ये वही आदमी था जो इस लड़की पर तशद्दुद करता था। अब वो जमीन पर बेसुध पड़ा था। मैं दोबारा उठा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अचानक मेरे कानों में फजर की आजान की आवाज पड़ी तो मैं रुक गया। मस्जिद बिल्कुल ही करीब थी। मुझे अपना आप घूमता हुआ महसूस हुआ क्योंकि मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे। कहीं पर खून का एक भी धब्बा नहीं था, जबकि अंदर वाली कार्रवाई के बाद मैं जख्मी हो गया था। मुझे अब अपने आप पर शुबा हो रहा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं। अगर नहीं हूँ तो इस मकान में रहते हुए हो जाऊंगा। तभी मैं मस्जिद की तरफ गया। अल्लाह ताला के हुजूर रो रो कर दुआ की, बाजमात नमाज अदा की और इस अजाब से निकलने की दुआएं की। मैं काफी देर मस्जिद में बैठा रहा। लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। जब रोशनी मुकम्मल तौर पर फैल गई तो मैं मस्जिद से उठा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो खिलाफे तवक्के सब कुछ पुरसुकून था। जहां पर मैंने लड़की की लाश पड़ी थी वहां कुछ भी नहीं था। एक बार कुएं में झांक कर देखा, कुएं में कुछ नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि इसमें कोई चीज गिरी हो। नीम के जर्द रंग के पत्ते पानी के ऊपर तैर रहे थे। किसी भी जगह कोई निशान नहीं था जिससे जाहिर होता था कि रात को यहाँ कुछ नहीं हुआ। नाश्ता वगैरह करके मैं स्कूल चला गया। छुट्टी के बाद दिल नहीं कर रहा था कि वापस घर जाऊं। इस मकान से बेहतर था कि स्कूल के किसी कमरे में लेटा रहता। उस वक्त मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, पर मेरे पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी कैफियत अपने आप पर हावी होती महसूस हुई और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझ पर हैबत तारी हो गई। रात आते ही इस ख्याल से धड़कनें तेज हो गई थीं कि अब न जाने क्या होगा। तभी मैंने दिल में फैसला किया कि मैं इस कमरे का दरवाजा सख्ती से बंद करके सोऊंगा। बाहर ख्वाह कुछ भी हो, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तभी मैं रात को कमरे का दरवाजा बंद करके कमरे में लेट गया। जिस वक्त मेरी आंख खुली उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि रात तो पुरसुकून गुजरी। दूसरी रात भी पुरसुकून तरीके से गुजर गई। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सुबह को मैंने साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला और कमरे की तमाम चीजों का बगौर जायजा लेने लगा। एक चारपाई पर सिरहाने मुझे तय किया हुआ एक कागज मिला जिस पर बहुत तफसील से कुछ लिखा हुआ था। इसे पढ़ने के लिए उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था। स्कूल से वापसी पर खाने के बाद मैंने जेब से ये कागज निकाला और पढ़ने लगा। तहरीर कुछ यूं थी। मुझे यकीन है मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। एक तो मैं खुद जीना नहीं चाहता, दूसरा साइमा की रूह मुझसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन है क्योंकि मैंने एक बेगुनाह को अपने गुनहगार हाथों से कत्ल किया था। और इस बेगुनाही का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर गया था। सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से मैं उस मासूम पर शक करता रहा और इसी शक के बिना वो मेरे हाथों कत्ल हुई। 2 साल पहले ही मेरी साइमा से शादी हुई थी। वो एक वफादार और प्यार करने वाली बीवी साबित हुई। चंद रोज पहले एक गलत फहमी का शिकार होकर मैंने उस पर शक किया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन सुबह में अपने घर से निकला तो अपने घर के सामने एक लड़के को खड़े पाया। उस रोज मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। शाम के करीब जब मैं घर पहुंचा
तो उस लड़की को फिर भी मैंने गली में खड़े हुए पाया। मुझे देखकर वो एकदम चलता बना। मैंने फिर भी बुरा नहीं मनाया। जब आए रोज इस लड़के को अपने घर के सामने खड़ा देखता तो जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मुझे शक होने लगा कि कहीं इसका साइमा से कोई चक्कर तो नहीं। बस इसी शक ने मेरे जहन में डेरे डाल लिए, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। अब साइमा की कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो प्यार भरे लहजे में बातें करती, मगर मुझे उसका प्यार झूठा लगता। मैं उसके अंदर छुपी मक्कार औरत को देखना चाहता था, मगर मेरे सख्त रवैये के बावजूद उसने कोई शिकायत नहीं की। एक रोज जब मैं घर दाखिल हुआ, साइमा को घर के दरवाजे पर खड़े पाया। वो लड़का बददस्तूर वहीं मौजूद था। उस वक्त मैं अपने गुस्से को जब्त न कर सका। साइमा को बालों से पकड़कर कमरे के अंदर ले आया। मेरे पूछने के बावजूद इसने कुछ नहीं बताया। वो अपनी बेयकीनी का एतबार दिलाती रही, मगर मैंने उस पर यकीन नहीं किया। इस वाक़े के बाद वो मुझसे कतराने लगी। मैं जब कमरे में होता वो बाहर चली जाती। अगर मैं बाहर होता तो किसी न किसी काम में लगी रहती या फिर कमरे में चली जाती। एक बार मैंने इसे प्यार से बिठाकर पूछा कि अगर वो इस लड़के से प्यार करती है तो मैं उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा, उसे छोड़ दूंगा। मगर उसने खुद को इन बातों से अनजान जाहिर किया। फिर जब मैंने इस लड़के को दोबारा घर के बाहर खड़े देखा तो मेरा खून खौलने लगा। मैंने घर में दाखिल होते ही हंगामा मचा दिया और साइमा को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो बददस्तूर चुपचाप जुल्म सहती गई और मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, मगर मेरी आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे। मुझे उसकी बेगुनाही का जरा यकीन नहीं था। वो रोज रात मेरे हाथों पिटती। इसी तरह एक रात मैंने उसकी जान ले ली और फिर उसे इसी घर के कुएं में डाल दिया। इस तरह साइमा का किस्सा खत्म हो गया। उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए मुझे इस तरफ से कोई खौफ नहीं था कि कोई मुझसे कुछ पूछेगा। एक रोज जब मैं घर आ रहा था तो गली में एक हुजूम सा देखकर ठटक गया। बहुत से लोग हमारे घर के दरवाजे के बाहर जमा थे। मैं लरजते कदमों के साथ उस हुजूम तक पहुंच गया। पता चला कि हमारे पड़ोसी की बेटी किसी के साथ भाग गई है, वो भी उस लड़के के साथ जिसे मैंने बारहा अपने घर के बाहर देखा था। उसका इस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा था। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि मेरे हाथों से कितना बड़ा जुल्म हो गया। मुझे अपने हाथों से नफरत होने लगी। साइमा की रूह मुझे रोजाना नजर आती है, मुझे डराती है, कहती है कि मैं अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लूंगी, मगर अभी तक उसने मुझे क्यों नहीं मारा ये मैं नहीं जानता। मैंने साइमा की रूह से हाथ जोड़कर कहा है कि वो मुझे मार दे ताकि उसे कुछ तस्कीन मिले, मगर शायद वो मुझे मारना नहीं चाहती क्योंकि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे यकीन है कि जब तक मैं जिंदा हूँ साइमा की रूह मुझे नहीं मार सकेगी, मगर मैं अब इस अजियतनाक जिंदगी से जान छुड़ाना चाहता हूँ। मैं भी ये दुनिया छोड़कर साइमा के साथ चला जाऊंगा, उस पर किए गए हर जुल्म की माफी मांगूंगा। मुझे यकीन है वो मुझे माफ कर देगी। ये तहरीर पढ़ने के बाद मैंने इस मकान को छोड़ने का फैसला कर दिया, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी को अंधेर नगरी बनाने वाला मैं था। मैं ही शाकिर साहब की बेटी को भगा कर ले गया था। वो ज्यादा अरसा मेरे साथ रह नहीं सकी और मौत से हमकिनार हो गई। मोहल्ले वालों ने शाकिर साहब को भी तंग किया हुआ था, जिसकी वजह से वो ये मोहल्ला छोड़कर चले गए। मोहल्ले में कोई नहीं जानता था कि शाकिर साहब की बेटी किसके साथ भागी है, इसलिए दोबारा यहाँ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। मगर अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि शायद साइमा की रूह मुझे उसकी मौत का कसूरवार ठहरा रही हो। मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे कोई दूसरा मौका देगी। तभी मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। आज रात मुझे सिर्फ यहाँ गुजारनी थी। रात को मैंने कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, मगर रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे लगा कोई मेरे साथ सो रहा है। उसकी गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने घबराकर आंखें खोल ली। कमरे में गुप्त अंधेरा था, हालांकि मैं लाइट ऑन करके सोया था। मैं चारपाई से उठने की कोशिश करने लगा, मगर बददस्तूर नाकाम रहा। मुझे लगा किसी ने मेरे पांव बांध दिए हों।
पाँव में बंधी रस्सी मुझे साफ महसूस हो रही थी। फिर किसी ने उस रस्सी को पकड़कर मुझे चारपाई से नीचे गिरा दिया। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगा किसी ने मुझे बहुत ऊंची जगह से फेंका हो। मुझे लगा मुझे कुएं में फेंक दिया क्या हो। मैंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। फिर मेरे हाथ किसी चीज के साथ टकराए तो मैंने वो चीज पकड़ ली। वो ढूल था जो कुएं में लटक रहा था। मैं उसके साथ बंधी हुई रस्सी पकड़कर बाहर आ गया, मगर बैरूनी दरवाजे पर साइमा को खड़ा पाया। वो दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ देगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। फिर यकदम ही साइमा के हाथ लंबे हुए। इन हाथों ने मुझे गर्दन से पकड़कर जमीन से कई फुट ऊपर हवा में उछाल दिया। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। होश आने पर मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मेरे दोनों बाजू किसी ने मजबूती के साथ पकड़ रखे थे। मैंने इर्द गिर्द देखा, वो 2 नर्सें थीं। जाओ शाकिरा, डॉक्टर साहब को बुलाओ। इनसे कहो बेड नंबर 20 वाले पागल को होश आ गया है। जल्दी करो, कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। ये एक नर्स की आवाज थी। ये अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। साइमा की रूह ने मुझसे इंतकाम ले लिया था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में पागल बनाकर दाखिल कर दिया गया था। अब मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैंने इन लोगों से बिल्कुल भी न कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अब आप ही बताइए, इस सारे मामले में मेरा कसूर क्या था? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।